हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज जो है हम हमारा फाइनल टॉपिक जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपका आ रहा है वो आज हम खत्म करेंगे, जिसका नाम है कंज्यूमर डिमांड एंड इलास्टिसिटी। देखो जो हमारे सीयूईटी में आ रहा है वो टोटली कंज्यूमर ओरिएंटेड आ रहा है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर डिमांड एंड इलास्टिसिटी। बहुत ही इजी येट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है जी। तो जल्दी से इसको निपटा देते हैं सो दैट जो है हम अपनी जो है क्वेश्चंस वाली क्लास को रिज्यूम कर सकें, ठीक है। तो भैया एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी भी आई कैन सी काफी सारे बच्चों ने जो है अकाउंट्स एंड इको की महफिल नाम का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। भैया ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट्स वहीं मिलने वाले हैं, सारे मटेरियल आपको वहीं मिलने वाले हैं। जल्द ही मैं क्वेश्चन जानने वाला हूँ, डेली क्विजेज हो रही हैं, बच्चे इनाम जीत रहे हैं भैया, शगुन जीत रहे हैं, इनाम भी नहीं। तो भैया जल्दी से आ जाओ, इसको ज्वाइन कर लो और भैया देखना आपकी तैयारी कितनी तगड़ी करवा देंगे। चलो आ जाओ, तो बैक टू आर चैप्टर दैट इज कंज्यूमर डिमांड एंड इलास्टिसिटी। अब देखो कंज्यूमर डिमांड एंड इलास्टिसिटी बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा लोड लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो कंज्यूमर डिमांड का मतलब, देखो सबसे पहली बात डिमांड का मतलब क्या होता है। दिस इज दैट चैप्टर जो अगर आपने 11th में करा है तो ये आपको आउट ऑफ ऑल दी चैप्टर्स ये सबसे ज्यादा याद होगा। आई नो दैट, ठीक है, मेरे टाइम पे भी ऐसा ही था। और जिन्होंने 12th में करा है, जिनको टाइम हो गया करे हुए भैया, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया बोर्ड्स हुए, तो भैया उनको भी अच्छा खासा याद होगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बेसिकली डिमांड क्या होता है। देखो यार डिमांड का मतलब क्या है, हम डिमांड का मतलब यार ये बच्चा ये चीज की डिमांड कर रहा है, बंदा वो चीज की डिमांड कर रहा है, ये वो एक्सेट्रा। तो डिमांड का कभी भी मतलब इच्छा नहीं होता। डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a person, that a consumer wants and has ability to buy at a particular price during a period of time। इस बात का ध्यान रखना, मैंने 2-3 चीजों बहुत ज्यादा एम्फेसिस करके बोली है। एक जो है आपका क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, विलिंग एंड एबिलिटी टू बाय। इस पे एक मन में इच्छा भी होनी चाहिए, दूसरी जेब में पैसा भी होना चाहिए। अगर मन में इच्छा नहीं है तो वो कभी डिमांड नहीं बनेगी, भले जितना मर्जी जेब में पैसा हो, ठीक है। भैया अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं खरीद सकता हूँ, साइकिल मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मन में इच्छा ही नहीं है, मन में इच्छा ही नहीं है, या फिर मन में इच्छा है लेकिन जेब में पैसा नहीं है, भैया मैं ऑडी कार खरीदना चाहता हूँ, बीएमडब्ल्यू, जो एक दिन आप लोगों के प्यार से आएगी, ठीक है। तो अगेन अभी पैसा नहीं है तो मैं उस वो डिमांड में कभी काउंट नहीं होगा। डिमांड में ये दोनों फीचर होने चाहिए, मन में इच्छा, जेब में पैसा, ठीक है। एबिलिटी टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, हम डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी देखते हैं, तो डिमांड का जो रेफरेंस है वो हमेशा प्राइस से ही दिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। मतलब अदर फैक्टर्स से भी देते हैं लेकिन मेनली प्राइस से दिया जाएगा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पीरियड ऑफ टाइम में पिछले महीने या पिछले साल ऐसे ऐसे प्राइस हो रहा था, तो ऐसे में कंज्यूमर ने कितनी कितनी डिमांड करी, तो ये होता है आपका डिमांड। अच्छा, डिमांड जो है हमेशा 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाता है। एक तो हो गया इंडिविजुअल, जहां पर हम सिर्फ एक ही कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर की डिमांड देखते हैं, और एक हो जाता है मार्केट डिमांड, जहां पर हम सारे कंज्यूमर्स की डिमांड देखते हैं। अब बच्चों का पॉइंट आता है कि सर अगर हम सारे कंज्यूमर्स की डिमांड देख रहे हैं तो इसका मतलब ये तो आपका मैक्रो कंसेप्ट हो गया, व्हाई वी आर स्टडिंग इन इट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो भाई पहली बात तो समझो, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आया है, और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि भले ही हम सारे कंज्यूमर्स की डिमांड देख रहे हैं, ऑल दी कंज्यूमर्स की डिमांड देख रहे हैं, लेकिन देख अभी भी सिर्फ एक कमोडिटी के ले रहे हैं, देख अभी भी सिर्फ एक कमोडिटी के लिए। अगर यही सारे कंज्यूमर्स की सारे कमोडिटीज के रिलेटेड डिमांड देख लेते हैं, वो एग्रीगेट डिमांड मैक्रो में चला जाता। तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। तो मार्केट डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड हैज एबिलिटी टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। तो उसमें सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल कंज्यूमर देखा जा रहा था, इसमें सारे कंज्यूमर देखे जा रहे हैं। अगला आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। अगला आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड, कि भैया डिमांड को हम कैसे जो है डिफाइन करें, कैसे उसके फीचर्स जो है हम एस्टेब्लिश करें। तो सबसे पहला हो गया डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस। जैसे मैंने बताया मेनली जो है आपकी डिमांड किसके रेफरेंस में बताई जाएगी, प्राइस के रेफरेंस में, इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पे। मैक्रो में हमने इनकम लेवल पे पढ़ी है, ठीक है जी। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम, ये फ्लो कंसेप्ट है कि भैया एक पीरियड में इतना इतना प्राइस हो रहा था तो उसकी डिमांड क्या क्या हुई। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे।
अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिमांड को जो है अफेक्ट करेंगी, या तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात आ जाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या आ जाता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और डिमांड और उसकी प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। दैट मींस डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, नॉट द अदर वे अराउंड। ये बात याद रखना, अक्सर बच्चे इससे रिलेटेड कंफ्यूज हो जाते हैं। डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा आपका तो जो डिमांड है वो घटेगी, और अगर प्राइस कम होगा जो डिमांड है वो बढ़ेगी। ऐसा क्यों है ये हम पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट आने वाला जिसका नाम होता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये कैसी रिलेशन होती है? इनवर्स रिलेशन होती है। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अच्छा, रिलेटेड गुड में आपके दो टाइप के गुड, रिलेटेड एज इन जहां पर एक का डिमांड दूसरे के प्राइस से अफेक्ट होता हो उसको हम बोलते हैं कि रिलेटेड गुड। जहां पर कुछ रिलेशन ना हो, मतलब एक का जो प्राइस है दूसरे की डिमांड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा, वो हो गया अनरिलेटेड गुड, ठीक है। तो रिलेटेड गुड में सबसे पहले आ जाते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट का मतलब ही समझ में आ रहा है भाई, जैसे गेम स्पोर्ट्स में होता है सब्स्टिट्यूट, एक के बदले दूसरा आ जाता है, ठीक है जी। अब जैसे क्रिकेट में भी आने लग गया इंपैक्ट प्लेयर भाई साहब आईपीएल में, तो वैसे वाला सीन होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड कॉफी, लाइक पेन एंड पेंसिल, लाइक टेलीविजन एंड रेडियो। कोई जो है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, ज्यादा रिलेटेड है, कोई ये कम रिलेटेड है, लेकिन है सारे ही सब्स्टिट्यूट। अच्छा, एक बात याद रखना कि एक गिवन गुड है और एक आपका सब्स्टिट्यूट गुड है। एक गिवन गुड है और एक आपका सब्स्टिट्यूट गुड है। हम सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस देख रहे हैं और गिवन गुड की डिमांड देख रहे हैं, ये बात याद रखना। कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। डिमांड ऑफ गिवन गुड एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। दैट मींस इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एसजी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर गिवन गुड जीजी इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, देखो अगर जो चाय है, चाय, ठीक है, और कॉफी है, तो कॉफी का प्राइस देख रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट, चाय की गिवन हम डिमांड देख रहे हैं क्योंकि वो गिवन गुड है, ठीक है, एज्यूमिंग। तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो पीपल हु आर ड्रिंकिंग कॉफी, होंगे कई ऐसे होंगे, द पीपल हु आर ड्रिंकिंग कॉफी, तो वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे? चाय की तरफ। वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे? चाय की तरफ। भैया कॉफी महंगी होगी, चाय हमारे लिए सस्ती होगी, चाय पीते हैं, ठीक है। हिट ही तो करवाना है अपने आप को भाई, जगाना ही तो है, सेंसिस में ही तो लाना है, तो भैया चाय पी लेते हैं। कहीं होते हैं ऐसे, कहीं होंगे ऐसे, ठीक है। तो अब कैसा देखा हमने रिलेशन? प्राइस ऑफ अ कॉफी इंक्रीज, डिमांड फॉर टी इंक्रीज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद अगर हम आगे चले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ, किसकी तरफ? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ। तो इसमें क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड शुगर एंड इंक्रीज। इसमें कैसा रिलेशन होता है? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो दोनों एक साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सो दैट वो एक पर्टिकुलर नीड या फिर वांट को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है जी। जैसे अगर मैं बोलूं कार एंड पेट्रोल, ठीक है। अब इनमें कैसा रिलेशन होता है? हम यहां पर देख रहे हैं डिमांड ऑफ कार, ठीक है, या फिर हम देख रहे हैं डिमांड ऑफ पेट्रोल। क्या देख रहे हैं हम? डिमांड ऑफ पेट्रोल, ऐसा समझ लेते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है। तो यहां पर जो पेट्रोल है वो गिवन गुड है, पेट्रोल को हम गिवन गुड मान रहे हैं यहां पर, एंड जो आपकी कार है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं डिमांड इसकी और प्राइस देख रहे हैं इसका, तभी तो हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो इफ प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस, डिमांड फॉर पेट्रोल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो अगर गाड़ियों का प्राइस बढ़ गया तो गाड़ियों की डिमांड तो कम हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनमें तो इनवर्स रिलेशन होता ही है। अब जब हम गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं तो पेट्रोल किधर डालेंगे? किधर डालेंगे? दिमाग में कुछ गंदा मन नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। तो पेट्रोल जो है हम कार में मेनली यूज कर रहे हैं, तो अगर हम कार नहीं खरीद रहे हैं तो पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे, आग थोड़ा ना लगानी है हमने, ठीक है। तो पेट्रोल ऑफ अ कार एंड डिमांड ऑफ और प्राइस ऑफ अ कार एंड डिमांड फॉर पेट्रोल आर इनवर्सली रिलेटेड। तो एक बात हमें यहां पर पता चल गई कि इनमें कैसी रिलेशन होती है? इनवर्स। तो ये याद रखने आपको, इनवर्स, डायरेक्ट, ये वो एक्सेट्रा, ठीक है।
उसके बाद जो आता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बेसिस पे जो है ना हमारे गुड अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक नॉर्मल होता है और एक इंफीरियर होता है। एक नॉर्मल होता है और एक इंफीरियर होता है। तो इनकम मतलब यहां पर हम नॉमिनल इनकम की बात कर रहे हैं, रियल इनकम की नहीं। अच्छा, ये डिफरेंस क्या होता है आपको अभी थोड़े टाइम में पता चलेगा जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में बेसिकली दो टाइप के हो जाते हैं। जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़े और वो किसी एक कमोडिटी की डिमांड बढ़ा दे, उसको बोलते हैं वो उसके लिए नॉर्मल गुड है। और इनकम बढ़ने पे अगर किसी की डिमांड कम कर दे, वो हो गया उसके लिए इंफीरियर गुड। जैसे कि सपोज करो एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम बढ़ी, बजट लाइन में कंज्यूमर को इनकम को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इनकम बढ़ गई, तो उसने जो है सपोज करो दो टाइप का मिल्क आता है, एक होता है काउ मिल्क और दूसरा होता है आपका बफेलो मिल्क। ये टोन्ड और फुल क्रीम वाला नहीं लेते, ठीक है, कई बच्चों को पता भी नहीं होगा। एक होगा काउ और एक होगा बफेलो, ठीक है जी। काओ बफेलो, काओ का कंपैरेटिवली सस्ता आता है, बफेलो को महंगा आता है। तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, उसने काओ के मिल्क की डिमांड कम कर दी और बफेलो के मिल्क की डिमांड बढ़ा दी। भैया भैंस का दूध आना चाहिए अब, और भैंस का है, बैल का नहीं है, पहले बता दूं मैं आप लोगों को, ठीक है। कहीं वो बच्चा, एक मेरी क्लास में एक बच्चा था ऑफलाइन में, तो वो मुझे बोल रहा है कि सर मैं ना बैल का दूध पी के आया। मैं कहा भाई अरे यार बैल का दूध नहीं होता भाई चलो आ जाओ। तो कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ी तो उसने काओ मिल्क की कंजम्पशन कम कर दी, बफेलो मिल्क की कंजम्पशन बढ़ा दी। तो यहां पर उसके लिए काओ मिल्क जो हो गया वो इंफीरियर हो गया और बफेलो मिल्क जो हो गया उसके लिए नॉर्मल गुड हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड हो जाएगा। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना कि भैया कोई भी गुड, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड होता है, तो इनका नेचर इनहेरिटली हमेशा यही रहेगा, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा। लेकिन कोई भी गुड इनहेरेंटली जो है शुरू से या हमेशा जो है नॉर्मल और इंफीरियर नहीं रहेगा, वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हो सकता है कि भैया इस कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पे काउ मिल्क जो है उसके लिए इंफीरियर हो गया और बफेलो मिल्क जो है वो आपके लिए वो हो गया नॉर्मल गुड हो गया, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे कंज्यूमर के लिए जिसकी इनकम अभी भी उतनी है, वो अभी भी काउ मिल्क को नॉर्मल ही समझ रहा है। समझे बात के नहीं समझे ये चीज? तो कोई भी गुड इंफीरियर या नॉर्मल शुरू से नहीं होता या हर किसी के लिए नहीं होता, वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा कंज्यूमर की इनकम और नॉर्मल गुड में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। और कंज्यूमर की इनकम और इंफीरियर गुड में कैसा रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट। ये चीजें आपको जो है याद रखनी है अगेन, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो जब किसी चीज का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो चढ़ता है, तो भैया हम प्राइस देखे बिना उसकी डिमांड बढ़ाते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड। अगर कोई चीज इन फैशन है, इन टेस्ट है, इन प्रेफरेंस है, जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली में जो एक बहुत फेमस चीज है, ठीक है जी, मोमोस, वो इन टेस्ट है। अभी हमारी वो वड़ा पाव वाली दीदी, ठीक है जी, वो चल रही हैं, उनका अभी जो है थोड़ा सा बोलबाला चल रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि भैया लाइन लगी रहती है, इररिस्पेक्टिव जो है प्राइस जो भी हो, लाइन लगी रहती है। तो जब किसी चीज का इन फैशन हो कोई भी चीज, या अभी टेस्ट चल रहा है लोगों में, या लोगों में प्रेफरेंस हो उसकी, तो वो डिमांड उसकी बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा वो होता है फैक्टर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में उस चीज का प्राइस क्या एक्सपेक्टेड है, उससे करंट डिमांड जो है वो एस्टेब्लिश होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि भैया द अदर डे माय मॉम वाज परचेजिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द कार्ट। ठीक है जी, तो मम्मी ने अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही टमाटर खरीदे। ठीक है जी, अब वो टमाटर वो 20 रुपए 30 रुपए किलो कह रहा, 30 रुपए किलो कह रहा। और जब अभी करंटली खरीद रही थी तो मम्मी को उसने बोला कि मैडम 40 रुपए किलो हो गए। ठीक है जी, अब मम्मी कह रही भाई तूने तो महंगे कर दिए। ठीक है, मम्मी ने तब 30 रुपए में 1 किलो लिए थे, अब 40 रुपए हो गए हैं। और भाई ने एकदम से बोला, कह रहा है मैडम जी कि ये ना अभी तो 60 भी जाएगा, पीछे से डिमांड नहीं आ, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, इस बार फसल नहीं होगी है, तो अभी तो 60 भी जाएगा ये। वो मम्मी ने वो 40 में 2 किलो ले लिए, 40 में 2 किलो ले लिए, 30 में 1 किलो लिए, तो प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड बढ़ गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया एक्सपेक्टेड है आगे और बढ़ने वाला, तो अभी ले लो। तो हमने देखा कैसा रिलेशन हुआ यहां पर, डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि एक्सपेक्टेड प्राइस अगर बढ़ेगा तो करंट डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सीन होता है। अब मेरे को लगता है कई बार भैया ये जानबूझ के भी बोल देता है, इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज रिस्पेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी देन व्हेन दे नॉर्मली व्हाट दे नॉर्मली बाय। तो कैसा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज होना लग रहा है तो हम यहां पर डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग
इंडिविजुअल डिमांड। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। तो जो आपने पीछे 5 पढ़े इंडिविजुअल डिमांड के, वो ऑब्वियसली मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। तो जो फैक्टर्स इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे हैं वो मार्केट को भी। उसके अलावा 3 फैक्टर ऐसे हो रहे हैं जो मार्केट को अलग से जो है अफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड को, जिसमें एक हो गया साइज एंड कॉम्पोजिशन। भैया कितनी पॉपुलेशन, अगर कहीं पर ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन है तो कम डिमांड। या फिर कैसी पॉपुलेशन है, वहां पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यंग है, चिल्ड्रन है, मेल है, फीमेल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है। उसके बाद आ जाता है सीजन एंड वेदर। क्या आ जाता है? सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर भी अब ऑब्वियस सी बात, अब देखो गर्मियां हैं तो गर्मियों में अब ऑब्वियस सी बात है विंटर क्लोथ्स नहीं बिकेंगे तो उसकी डिमांड कम होगी। तो सीजन एंड वेदर भी जो है वो डिमांड को, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लास्ट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर मार्केट में हाउ इज द इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड, इज इट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द इंडिविजुअल्स, इक्वली एज इन आपस में सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है, या फिर जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर मैं बात करूं, दिल्ली में 2 पार्ट्स हो गए मेन, एक हो गया नॉर्थ दिल्ली, एक हो गया साउथ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली। अब आई बिलोंग टू वेस्ट दिल्ली, तो वेस्ट दिल्ली। तो अब ऐसे में आपके अगर साउथ दिल्ली की तरफ जाओ तो वहां पर नॉर्मली जो इनकम है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सारे ही अमीर है, ठीक है जी। वेस्ट दिल्ली में आ जाओगे, कोई यहां पर है तो कोई यहां पर है, ऐसे वाला सीन है। तो यहां पर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वहां पर डिमांड हमेशा ज्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। वहां पर मार्केट डिमांड हमेशा ज्यादा है, क्योंकि वहां पर कोई भी कमोडिटी अगर जो है डाली जाएगी या कोई बेची जाएगी तो वहां पर सारे खरीद सकते हैं ना, एवरीवन हैज द कैपेसिटी। लेकिन वेस्ट दिल्ली में किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो वो नहीं खरीद पाएगा, तो वहां पर कंपेरेटिवली मार्केट डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद एक होता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड में क्या होता है? जहां पर हम डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब जहां पर हम जो है आपका सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस और गिवन गुड की डिमांड, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस या गिवन गुड की डिमांड ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। और जॉइंट डिमांड, जो कि आप जब 2 कमोडिटीज की डिमांड एक साथ देखते हो, ठीक है, जैसे कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड, व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, तो ये हो जाता है आपका जॉइंट डिमांड। बट इस पार्ट को अगर आप इग्नोर भी कर दो तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका डिमांड फंक्शन। देखो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस 1 2 3 4, इस पे डिफरेंट डिफरेंट डिमांड आपकी 5 3 2 1। तो इसको जब आपने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे ही, ठीक है, तो ये बन गया आपका डिमांड शेड्यूल। सॉरी, क्या बन गया? डिमांड शेड्यूल। डिमांड फंक्शन क्या होता है? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं डिमांड फंक्शन वाले, कि वो दे देगा भैया डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज 2p+3, दिस p रिप्रेजेंट्स प्राइस। तो अगर प्राइस अगर 2 चल रहा है, 2 × 2 4 + 3 7, डिमांड होगी 7। ये डिमांड फंक्शन हो गया जिसमें आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हो। और लास्ट हो गया आपका डिमांड कर्व। जब इसी को आप डालोगे आपके ग्राफ पे, यहां पर एक्स, यहां पर वाई, और एक्स एक्सिस पे हमेशा डिमांड मेजर होगी, वाई एक्सिस पे हमेशा जो है प्राइस मेजर होगा, तो ये बन जाता है आपका डिमांड कर्व। ये बन गया आपका डिमांड कर्व, ठीक है। तो दिस इज योर डिमांड शेड्यूल, इसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डिमांड कर्व। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखो, जब भी डिमांड में चेंज आए ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, इट्स ओन प्राइस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि चेंज इन डिमांड हो गया। और जब भी डिमांड में चेंज आए, ठीक है, ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, वो बन जाता है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन डिमांड रेफर्स टू शिफ्ट इन एंटायर डिमांड कर्व व्हिच इज कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, अदर देन प्राइस। इन दिस केस द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब भी डिमांड में, एक बात याद रखना, जब भी डिमांड में, ये आपका डिमांड कर्व है, तो जब भी डिमांड में आपका चेंज आए, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस, तो आपका पूरा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है आइदर राइट और लेफ्ट। तो इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं हम इसको? चेंज इन डिमांड। लेकिन यही अगर उसके अपने प्राइस की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो तो उसको बोलते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें कभी भी आपका जो है डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। देखो, प्राइस चेंज हो रहा है
तो उसी डिमांड कर्व पे लाई करेगा। लेकिन अगर प्राइस सेम रहे और उसके बाद डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, प्राइस सेम रहा लेकिन डिमांड बढ़ गई, तो पूरा का पूरा जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। इसमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद हम आ जाओ इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, इससे और हमारा क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे कि फैक्टर्स इसमें चेंज इन डिमांड में अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जो भी फैक्टर्स आपने इनकम पढ़े, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, उसके अलावा टेस्ट प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, और इसमें जब अपने ही प्राइस से चेंज हो जाए, इंक्रीज इन डिक्रीज। प्राइस इफेक्ट, इसका कोई प्राइस इफेक्ट नहीं है, मतलब प्राइस सेम रहता है, इसमें इसमें प्राइस इफेक्ट है, नेगेटिव इनवर्स रिलेशन होती है। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, अब इसमें कोई प्राइस इफेक्ट नहीं होता, तो इसकी वजह से डिमांड कर्व भी पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। अगर आपका जो है अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस जो है वो बढ़ गया, तो गिवन गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऑपोजिट में ऑपोजिट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो गया तो गिवन गुड की डिमांड कम हो जाएगी, गिवन गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है जी, वो राइटवर्ड शिफ्ट, अदरवाइज लेफ्टवर्ड। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, अगर नॉर्मल गुड है तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर इनकम बढ़ी तो, इंफीरियर होगा तो कम हो जाएगी, तो अगेन वैसा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, और इसमें क्या है, प्राइस बढ़ने पे अगर डिमांड कम होती है तो वो आपका अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। कैसा मूवमेंट हो जाएगा? अपवर्ड। देखो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, लेफ्ट में आ गई डिमांड और प्राइस ऊपर चला गया, और अगर नीचे आ जाए तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट। और इसमें देखो ये राइटवर्ड शिफ्ट को क्या बोलते हैं हम, इसमें एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इसको हम बोलते हैं यहां पर इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और यहां पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। और इसमें अगर डिमांड बढ़ जाए तो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन इन डिमांड। और इसमें अपवर्ड शिफ्ट हो जाए, डिमांड कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये देखो यहां पर ये रहा आपका डिक्रीज इन डिमांड, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट एक्सपेंशन डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, ये रहा आपका डिमांड शेड्यूल। इसमें डिमांड शेड्यूल में आप देख सकते हो प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रही है, इसमें प्राइस सेम है फिर भी डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये सारा आपका होता है। अब आता है आपका लॉ ऑफ डिमांड, जो मैं आपको इतनी देर से बोल रहा था। लॉ ऑफ डिमांड कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, इफ वी कीप ऑल दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब ऑल दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को ना एक वर्ड दिया गया है जो कि हैरी पॉटर का स्पेल है। हैरी पॉटर देखिए आप लोगों ने, भाई बहुत तगड़ी मूवी है। मेरा बचपन एक्साइटिंग हो जाता था, मेरा उस समय मेरा बचपन काफी एक्साइटिंग निकला हैरी पॉटर पे। मतलब दिवाली के टाइम पे ना हैरी पॉटर आती थी पोगो पे, वो भी हिंदी में। ओए होए 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 भाई, कसम से छुट्टियां चल रही होती थी, दिवाली ब्रेक चल रही होती थी भाई, सुबह से रात तक मैं जो है हैरी पॉटर, आपका सॉर्सरर स्टोन हो जाता था, उसके अलावा चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट हो जाता था, प्रिजनर ऑफ एस्कवेन हो जाता था, मतलब ऐसी ही देखती थी। लेकिन उस वक्त कुछ समझ नहीं आती थी, बस जादू देख के मजा आ रहा होता था। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो फिर मैंने दोबारा देखी वो पूरी ए टू लेके जेड तक, फिर समझ आया कि भैया वो पूरा एक सेंस बना हुआ है स्टोरी का, आपस में लिंक्ड है वो सारी चीजें, फिर मैंने अच्छे से समझी। तो भैया वो जो हैरी पॉटर का स्पेल है यहाँ पर यूज हो रहा है, जिसका नाम है सिट्रस पेरिबस। क्या नाम है उसका? सिट्रस पेरिबस। दैट इज कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? सिट्रस पेरिबस। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आ रखा है एक पीवाईक्यू में। तो लॉ ऑफ डिमांड इतनी सी बात बोलता है कि अगर हम सारे अदर फैक्टर्स को, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, टेस्ट प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, सबको कांस्टेंट रखें, तो प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशन देखने को मिलती है। वो इतनी सी बात बोल रहा है, बस इतनी सी बात बोल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा। और उसी को उसने अपने रीजन से सपोर्ट किया, उसी को अपने रीजन से सपोर्ट करा। जैसे सबसे पहला हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लास्ट क्लास में जो है हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट कि जब हम एक ही कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ाते रहते हैं, ठीक है जी, वन आफ्टर दी अदर हम कंज्यूम करते रहते हैं, तो यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो हमेशा जो अगली वाली यूनिट होगी उससे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो गिरती जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं हम इसको? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये कैसे लॉ ऑफ डिमांड में लग रहा है? देखो ध्यान से समझो। जैसे अगर किसी का प्राइस 5 है, अभी वो डिमांड कर रहा है सपोज करो 10 यूनिट्स, प्राइस हो गया 6, और उसको शॉपकीपर कह रहा है आप एक और यूनिट ले लो, ठीक है, आप इसको डिमांड को 11 कर दो। क्या कर दो? 11 कर दो। तो
कंज्यूमर समझदार है, कंज्यूमर रैशनल है, वो कह रहा है कि यार अगर प्राइस बढ़ा है, ठीक है, और अगर मैं डिमांड बढ़ा दूं, मुझे पता है कि जो मैं एक्स्ट्रा यूनिट लूंगा वो आपकी जो है सेम यूटिलिटी नहीं देने वाली पिछले वाली से, मेरे को यूटिलिटी गिर के मिलेगी। तो जब मेरे को यूटिलिटी मेरी फॉल हो रही है तो मैं सेम प्राइस या फिर ज्यादा प्राइस क्यों दूं उस फॉल्ड यूटिलिटी वाली यूनिट का, ठीक है जी। तो मैं एक्स्ट्रा तभी खरीदूंगा जब आपका प्राइस भी कम होगा, क्योंकि मेरी यूटिलिटी कम हो रही है। ये हमने वन कमोडिटी केस में भी देखा था कि वहां पर जहां पर प्राइस और यूटिलिटी इक्वल हो, मार्जिनल यूटिलिटी, तभी वो खरीदेगा, ठीक है जी। तो यहां पर जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रॉपरली लग रहा है, जो कि बता रहा है कि अगर मैं डिमांड बढ़ाता हूं तो मेरी एक्स्ट्रा यूनिट से होने वाली जो यूटिलिटी है वो गिरने वाली है, तो मैं प्राइस भी कम ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसका बोलता है कि यार जब देखो किसी भी एक प्राइस का जो है किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस गिर गया, जैसे चाय का प्राइस गिर गया, तो जो कॉफी पी रहे थे हो सकता है उनके लिए, कईयों के लिए चाय अब सस्ती हो जाए, तो वो कॉफी छोड़ के चाय की तरफ भी आ जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी जो है चाय की जो है डिमांड कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में ये आ जाता है यहां पर रियल इनकम। क्या आ जाता है? रियल इनकम। एक होता है नॉमिनल और दूसरा होता है रियल। अब यहां पर ध्यान से समझना, एक होता है नॉमिनल, दूसरा होता है रियल। सपोज करो किसी का प्राइस था, अगर कंज्यूमर की इनकम है सपोज करो 100 रुपए, प्राइस है सपोज करो 10 रुपए, तो वो कितनी मैक्स खरीद पाता है, खरीद सकता है, वो हो जाएगी 10, ठीक है। अब यही अगर प्राइस हो गया सपोज करो 5 रुपए, क्या हो गया? 5 रुपए। इनकम तो अभी भी, नॉमिनल इनकम तो अभी भी 100 रुपए है उसकी, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब वो उसी 100 रुपए में से 20 यूनिट खरीद सकता है उसी कमोडिटी की। तो इसको बोलते हैं उसकी रियल इनकम बढ़ना। क्या बोलते हैं? उसकी रियल इनकम बढ़ना। अब क्वांटिटी वो कितनी खरीद पाएगा? 20 खरीद पाएगा। तो ये भी एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। और ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्राइस इफेक्ट होता है। प्राइस एज इन जब प्राइस बढ़े या कम हो, तो वो दो इफेक्ट से जो है मेजर किया जाता है। एक इनकम इफेक्ट कितना आया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना आया। दोनों के एडिशन से प्राइस इफेक्ट बनता है। दोनों के एडिशन से प्राइस इफेक्ट बनता है। उसके बाद आ जाते हैं एडिशनल कस्टमर्स। क्या आ जाते हैं? एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर्स में ऑब्वियस सी बात है कि पहले अगर कोई बंदा जो है एक कमोडिटी नहीं खरीद रहा क्योंकि वो महंगी है, जैसे सपोज करो अभी मैं जो है 3 BHK फ्लैट नहीं खरीद रहा क्योंकि मेरे लिए वो लगता है महंगा है। अब अगर एकदम से 3 BHK फ्लैट्स के प्राइस कम हो जाए तो अब मेरे बजट में आ जाएगा, तो मैं खरीदने लग जाऊंगा, ठीक है। तो एडिशनल कस्टमर्स भी आ गए बाहर से, जो अभी वो कमोडिटी नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि बजट एक्सीड हो रहा था उनका। उसके बाद आता है डिफरेंट यूजेस। देखो जब भी कई ऐसी कमोडिटीज होती हैं जैसे मिल्क, जिनके बड़े सारे यूजेस हैं। मिल्क को हम डायरेक्टली भी कंज्यूम कर रहे हैं, मेनली तो इसके लिए होता है डायरेक्टली, नहीं भैया उसके अलावा जो है हम कर्ड भी बना रहे हैं, दही भी बना रहे हैं, उसको बटर भी बना रहे हैं, फैट मतलब घी भी बना रहे हैं उसका, ठीक है जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गए इसके इतने सारे यूजेस। लेकिन जब भी मिल्क का प्राइस बढ़ेगा, मिल्क का प्राइस बढ़ेगा, तो हम उसको सिर्फ एक जो उसका मेन यूज है उसके लिए रखेंगे, बाकी सारी चीजें बाहर से एज इट इज लाने लग जाएंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज बाहर से लाने लग जाएंगे। तो भैया ये होता है कि डिफरेंट यूजेस में जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो हम उसके इंपॉर्टेंट यूज के लिए रख लेते हैं, बाकी कम कर देते हैं और डिमांड कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं करता। तो एक कैटेगरी का गुड होता है जिसको बोलते हैं इंफीरियर गुड, और सॉरी गिफन गुड। तो इंफीरियर गुड में दो टाइप के गुड आ जाते हैं, एक हो गया आपका गिफन और दूसरे हो गए अदर्स, ठीक है। वी आर नॉट कंसर्न विद अदर, वी आर कंसर्न विद गिफन। एक लाइन आती है कि ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड, यस, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन, क्योंकि उसमें अदर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो गिफन गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे लो क्वालिटी गुड्स होते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं होता, जैसे बाजरा, ज्वार, ठीक है। तो ये सारे जो है इंफीरियर गिफन गुड्स माने जाते हैं। अच्छा, इसमें लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड क्यों नहीं होता? देखो अब एक पुअर फैमिली है, ठीक है जी, वो आपका बाजरा खरीदती है और बाजरे की रोटी और कुछ सब्जियां जो है डेली बेसिस पे जितना कमाती है उसके हिसाब से खरीदती है चीजें, ठीक है। अब क्या हुआ कि सपोज करो एक दिन बाजरे का प्राइस बढ़ गया। अब टेक्निकली तो बाजरे की डिमांड कम करनी चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं कि सब्जियों की डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है, और उससे बचने वाला प्राइस, क्योंकि अब वो नहीं खरीद रहे, वो बाजरे पे लगा देते हैं और बाजरे की डिमांड और बढ़ा देते हैं कंपेरेटिवली, क्योंकि उन्हें पता है कि यार बाजरे से रोटी बना रहे हैं, रोटी तो हम ऐसे भी खा लेंगे लेकिन सब्जियां ऐसे नहीं खा पाएंगे। खाली रोटी खाने से पेट भर जाएगा, सिर्फ खाली सब्जियां खाने से पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए क्या देखा हमने कि गिफन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं होता।
उसके बाद आते हैं वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स जो हो गए आपके कॉन्स्पिक्यूअस, या फिर हम इसको लग्जरी गुड्स के नाम से, जो शो ऑफ के काम आते हैं। ठीक है, तो किसी लग्जरी गुड का जो है प्राइस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उससे ज्यादा उतना ही ज्यादा उसके साथ जो एसोसिएटेड स्टेटस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका वेबलन गुड्स या कॉन्स्पिक्यूअस गुड। एक होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। अभी हमने देखा था, अभी मैंने आपको बताया था वो सब्जी वाला एग्जांपल। ठीक है, उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्डिंग हुआ था कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड और बढ़ा दी थी। मेरी मम्मी ने 30 रुपए में 1 किलो खरीदते, 40 में 2, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस और ज्यादा था। ठीक है, तो इस वजह से इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं होता। उसके अलावा हो जाते हैं आपके इग्नोरेंस। ठीक है, अब जितने भी हमारे रिच पीपल है, अब अंबानी थोड़े ना देखता होगा भैया किसी चीज का प्राइस। उसके पोते ने अगर मांगा भैया खिलौना दो, तो वो तो हेमलेस खरीद लेता पूरा। ठीक है, तो वो थोड़ा ना प्राइस देखता है भाई। तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस, तो उनमें भी लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं होता। उसके बाद इमरजेंसी वॉर लाइक सिचुएशन में किसी चीज का प्राइस बढ़ता जाए तो डिमांड और बढ़ती है। जैसे हमारे टाइम पे जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था कोरोना के टाइम पे, तो भैया डिमांड बढ़ते जा रहा था राशन का, सॉरी प्राइस बढ़ता जा रहा था राशन का, डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि एक्सपेक्टेड था फ्यूचर में शॉर्टेज हो जाएगी। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जैसे मैंने बताया हमारी वड़ा पाव वाली दीदी, तो उनका वड़ा पाव के प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि वो अभी इन टेस्ट फैशन में है। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्पिक्वस नेसेसिटीज। क्या आ जाता है? कॉन्स्पिक्वस नेसेसिटीज, मतलब नेसेसिटी वाले गुड्स। नेसेसिटी वाले गुड्स मतलब कई ऐसी मेडिसिन होती हैं, कई ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी हमारी लाइफ की, और अगर 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 वो आपने कंज्यूम नहीं करी तो इट विल बी डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। तो उसका प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो फिर भी हम डिमांड बढ़ा देते। जैसे अगेन कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ते जा रहे थे, फिर भी हम डिमांड बढ़ाते जा रहे थे, उनका प्राइस बढ़ रहा था। लेकिन जो नेसेसिटी वाली नहीं है उनको हम पोस्टपोन कर देते हैं कि प्राइस अभी बढ़ा हुआ है, एसी फ्रिज रहने देते हैं, बाद में खरीद लेंगे। ठीक है, बैंड वेगन इफेक्ट, मतलब आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हो। जैसे अगर आप इस ग्रुप को बिलोंग करते हो जहां पर सारे लोग जिम जाते हैं और आप नहीं जाते हो, तो आप में भी वो आ जाएगा कि यार चलो मेरा अगर बजट अलाउ नहीं भी कर रहा फिर भी मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे को ग्रुप का पार्ट बनना है। वो फोमो ना हो जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला। ठीक है, तो वो होता है बैंड वेगन इफेक्ट। उसके बाद आ जाता है आपका, अच्छा एक बताना रह गया इसमें, एक आ जाता है आपका टाइम इफेक्ट। ठीक है, कई जो ऐसी चीजें होती हैं जिनकी ना हैबिचुअल हो जाते हैं, जैसे हमारे तंबाकू, ठीक है जी, सुट्टा, शराब। ठीक है, अब एनएक्ट नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं आपको। तो बेसिकली उनकी क्या होती है, उनकी हैबिट बन जाती है। तो जब उनका प्राइस बढ़ता है ना, हम चाह के भी डिमांड कम नहीं कर पाते। ठीक है, तो जितने भी हैबिचुअल होते हैं, हैबिट होती है, उनमें भी लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं होता। और टाइम इफेक्ट का मतलब है जितनी भी हैबिचुअल चीजें हैं, शॉर्टर टाइम में उनकी जो, अच्छा चलो ये तो हम उसमें पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। बस एक बात याद रखना कि हैबिट्स में भी लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं होता। अब फाइनली आ जाते हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी होता है ना, हम पैंट या पजामा चेक करते हैं, कितना देखते हैं कितना इलास्टिक, कितना खिंच पा रहा है हमारे जोर लगाने पे। ठीक है, ऐसे ही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी देख रहे हैं, वैसे तो अदर फैक्टर्स भी होता है, चेंज इन अदर फैक्टर्स, बट हम सिर्फ जो है प्राइस इलास्टिसिटी देख रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ऑफ चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल विच डिमांड डिपेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर डिमांड के फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो डिमांड उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कितने डिग्री से चेंज हो रही है। जो इलास्टिसिटी है वो सिर्फ आपको डिग्री बताता है, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा कि अब इतनी डिमांड आएगी, वो डिग्री बताएगा कि भाई इतने से एक्सपेक्टेड है, चेंज हो सकता है, इस डायरेक्शन में जाएगा। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में आए प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें डिमांड का हम चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन प्राइस, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इनकम में हम इनकम के रेफरेंस में चेंज देखते हैं डिमांड का, और क्रॉस में उसके रिलेटेड गुड्स से रेफरेंस में हम चेंज देखते हैं। उसके बाद आते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक आ गया परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसमें ईडी की वैल्यू 0 होती है। अब ये कर्व भी आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो जहां पर प्राइस चेंज होने पे भी डिमांड बिल्कुल ना चेंज हो, उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, जैसे नेसेसिटी वाले गुड्स जो होते हैं आपके। ठीक है, तो इसका जो डिमांड है वो एकदम पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है, कि प्राइस चेंज होता जा रहा है, देखो 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, डिमांड उतनी है, दो की दो। उसके बाद आता है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है कि प्राइस चेंज होने पे डिमांड उतनी ज्यादा चेंज नहीं होती जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज हुआ। तो व्हेन द परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज ऑफ
प्राइस, तो उसमें आपका आंसर लेस देन 1 आता है। अच्छा एक बात याद रखना, सारी ही इलास्टिसिटी का आंसर जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव सिर्फ इसी रीजन से आता है कि भैया एक इनवर्स रिलेशन होती है प्राइस एंड डिमांड में, तो एक बढ़ रहा है दूसरा कम होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, लेकिन हम इस नेगेटिव को इग्नोर कर रहे हैं, तभी हमने लेस देन 1 रखा है, वरना लेस देन -1 होता है, वरना हम समझ नहीं पाएंगे, तो हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर टोटली। तो अगर हम देखें लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में एक स्टीपर कर्व हमें मिलता है। कैसा कर्व मिलता है हमें? स्टीपर, ठीक है। और यही अगर हम चले जाएं हमारे मोर देन यूनिट इलास्टिक में, जहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन इट्स प्राइस, तो यहां पर फ्लैटर कर्व मिलता है। तो अगर दो आपको एक साथ दे दे वो क्वेश्चन में, एक ऐसा पूछे किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो फ्लैटर की हमेशा ज्यादा होगी, स्टीपर की हमेशा कम होगी, ये बात याद रखना। उसके बाद आता है यूनिट इलास्टिक, जिसमें ईडी इक्वल्स टू 1 होता है, जहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और यहां पर जो उसका शेप होता है, ठीक है, वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? हमारे मैथ्स वालों को पता होगा हाइपरबोला क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जिसके अंडर जितने भी ये रेक्टेंगल बनते हैं उन सबका एरिया सेम रहता है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, जो यूनिटरी इलास्टिक में बनता है। और लास्ट हो जाता है परफेक्टली इलास्टिक, की प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हुई या बहुत हल्के से चेंज हुआ, डिमांड उसकी बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, तो ऐसे में हम परफेक्टली इलास्टिक, ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाता है। और यहां पर देख सकते हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलता है, ठीक है जी, क्योंकि देखो प्राइस वही है 20, डिमांड चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो ये होता है इलास्टिसिटी। उसके बाद आ जाते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी, जिसमें सबसे पहले आ जाता है परसेंटेज चेंज मेथड, जिसको हम सीधा सीधा देखो ऐसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सिंपल फॉर्मूला। अब बात आती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलता है, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी। देखो आपको दो क्वांटिटी दी होगी, ये फॉर्मूला ये प्रैक्टिकल आएंगे, ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी होगी, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी होगी। आपने क्या करना है, जो आपका ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, अपॉन ओल्ड इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा। सिमिलरली प्राइस का भी ऐसे निकालेंगे, ओल्ड प्राइस दे रखा होगा, न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। जब भी परसेंटेज चेंज देखते हैं तो ओल्ड के रेफरेंस में देखते हैं, और जब हम इनको एक ही फॉर्मूला में डाल देते हैं तो हमें एक और फॉर्मूला मिल जाता है जिसका नाम होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, वो परसेंटेज से डिराइव हुआ है। इसमें ईडी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ठीक है, वो हो जाता है चेंज इन क्वांटिटी विच इज न्यू माइनस ओल्ड अपॉन चेंज इन प्राइस, अगेन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। ये हो जाता है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनेट मेथड। और लास्ट आ जाता है आपका ज्योमेट्रिक मेथड। क्या आ जाता है आपका? ज्योमेट्रिक मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि एक ही डिमांड कर्व पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, जो कि निकाली जाती है इस फॉर्मूला से। जिस भी पॉइंट पे देख रहे हैं उसके नीचे क्या लेंथ है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, डिवाइड बाय उसके ऊपर कितनी लेंथ है। जैसे अगर हम 5 पॉइंट्स होते हैं, एम बीइंग मिड पॉइंट, एम क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम सी पे देखें, सी ये है, सी क्या है? एकदम वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहां पर इंफिनिटी है, क्योंकि इसके नीचे जो लेंथ है वो सीपी है, तो न्यूमरेटर सीपी बन गया, ऊपर कुछ भी नहीं है तो जीरो, तो जब भी किसी के नीचे जीरो आ जाए तो वो इंफिनिटी आ जाता है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। डी वाले पॉइंट पे देखें, उसके नीचे जो लेंथ है वो डीपी है और ऊपर सीडी है, क्लियरली डीपी ज्यादा है सीडी से, तो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, हाईली इलास्टिक। एम मिड पॉइंट है तो एमपी इज इक्वल टू सी एम, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक। एनपी अपॉन सी एन, तो डिनोमिनेटर ज्यादा है तो लेस देन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। और पी में नीचे कुछ भी नहीं है तो जीरो, और ऊपर जो हो जाएगी वो ये, तो ये जीरो हो जाएगी, सॉरी ये डायग्राम में 1 लिखा हुआ है बट ये जीरो है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये होता है आपका ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है हम हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ ही प्रैक्टिस कर लेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको न्यू डिमांड, ओल्ड डिमांड, ठीक है, ये सब दे रखा होगा, न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस, आपको इलास्टिसिटी इसमें निकालना होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है फाइनल, आपका जो फाइनल मेथड है जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड डिमांड। तो एक बात याद रखना कि जब भी प्राइस जो है गिरने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े, या प्राइस बढ़ने पे प्राइस गिरने पे टोटल एक्सपेंडिचर भी गिरे, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होगी प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में। कैसी रिलेशन होगी? डायरेक्ट।
प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो इलास्टिसिटी हमेशा लेस देन 1 होगी। इलास्टिसिटी हमेशा कैसी होगी उसमें? लेस देन 1, जहां पर डायरेक्ट रिलेशन हो। जहां पर प्राइस चेंज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन हो रही है। कैसी रिलेशन हो रही है? इनवर्स। प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, या प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, जैसे ये वाला पार्ट है उसमें हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, और जहां पर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइस बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, या प्राइस कम होने पे भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, तो वहां पर जो है हमेशा यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, क्योंकि वहां पर इलास्टिसिटी नहीं है तो वहां पर यूनिटरी इलास्टिक होगा। अब देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, अब डिमांड नहीं हो रहा, तो ऐसे सीधी लाइन जा रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम लेकिन प्राइस चेंज होगा। तो ऐसे में प्राइस चेंजेस बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, तो यहां पर आपका यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये उसके बाद आ जाता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्या हो गया? अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। जितने ज्यादा किसी एक कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, तो अगर उसका हल्का सा भी प्राइस चेंज हो, उसकी डिमांड, जैसे कि आप बेवरेजेस में देखो, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, फेंटा, लिम्का, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, इतने सारे हैं, तो 10 का किसी का प्राइस 11 भी हो जाए ना, तो फटाफट जो है लोग डिमांड चेंज कर लेंगे। तो हाईली इलास्टिक व्हेन मोर सब्स्टिट्यूट्स। नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर वो कमोडिटी का नेचर क्या है, जैसे नेसेसिटी वाली कमोडिटी है, तो नेसेसिटी वाली कमोडिटी का जो है डिमांड इतनी चेंज नहीं होती है, तो उसमें लेस इलास्टिक हो गया। लेकिन अगर वो जो है एक लग्जरी वाली है, तो उसमें जो है वो मोर इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है हम यूसेज पोस्टपोन कर सकते हैं, नेसेसिटी वाले का नहीं कर सकते। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, उस कमोडिटी का हमारे टोटल बजट में कितना शेयर है, जो हम टोटल खर्चा कर रहे हैं उसमें कितना शेयर है। तो अगर वो ज्यादा शेयर है तो उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा, क्योंकि उसमें हल्का सा प्राइस चेंज हमारे पूरे बजट को हिला सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर इतना ज्यादा शेयर नहीं है तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेवल ऑफ प्राइस, जिस भी कमोडिटी की हम इलास्टिसिटी चेक कर रहे हैं उसका लेवल ऑफ प्राइस क्या है, जैसे गाड़ी, एसी, रेफ्रिजरेटर, इनके प्राइसेस ज्यादा है, तो इनमें अगर 10%, 5% भी प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हमारा जो है पूरा बजट हिल जाता है। लेकिन अगर जो छोटी छोटी साबुन की टिकिया 10 की 11 हो गई, तो वो इतना ज्यादा हमें अफेक्ट नहीं करेगा, या 10 की 15 भी हो जाए, हो जाती है, 50% प्राइस बढ़ गया, लेकिन तब भी इतना अफेक्ट नहीं करेगा। तो लेवल ऑफ प्राइस पे भी डिपेंड करता है, उसकी इलास्टिसिटी वहां पर कम हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका लेवल ऑफ इनकम। अमीर बंदे की इलास्टिसिटी जो है वो नेग्लिजिबल होती है, नो के बराबर होती है, उसे फर्क नहीं पड़ता। और हैबिट्स, जितनी अगर हैबिचुअल बन गया प्रोडक्ट तो इलास्टिसिटी कम। और एक और यहां पर आ जाता है आपका विच इज टाइम पीरियड। क्या आ जाता है? टाइम। तो शॉर्टर टाइम में हमेशा इलास्टिसिटी जो है वो कम होती है, इलास्टिसिटी हमेशा जो है वो कम होती है, और लॉन्गर टाइम में जो है इलास्टिसिटी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, क्योंकि हैबिट जो है वो शॉर्टर टाइम में हम इतनी जल्दी चेंज ना कर पाए, लेकिन लॉन्गर टाइम में करेंगे तो इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो भैया दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको एक अच्छे से प्रॉपर क्विक रैपिड रिवीजन मिल चुका है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं, बस प्रैक्टिकल थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम आपको मिलते हैं प्रैक्टिस क्लासेस में। हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो चुका है, अब जो है थोड़ा अकाउंट पे भी फोकस करेंगे भैया, उसमें एनपीओ आपको कराऊंगा और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ठीक है, चलो, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।